फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन किस किस मेथड से की जाएगी। आइए देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं गुडविल की वैल्यूएशन करने के। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसकी जो फर्स्ट मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके भी दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें दो तरीके हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। तो जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है वो इस एजम्पशन पर बेस होता है, कोई भी जो न्यूली एस्टेब्लिश फर्म है और जो पुराने एस्टेब्लिश फर्म है, तो पुराने एस्टेब्लिश फर्म की जो प्रॉफिट होती है उसकी बराबरी न्यूली एस्टेब्लिश फर्म नहीं कर सकती। अगर कोई चाहता है कि मैं एस्टेब्लिश करके न्यूली तुरंत प्रॉफिट अर्न करूं, उससे बेहतर ये होगा कि वो कोई पुराना बिजनेस जो चलता हुआ हो, रनिंग बिजनेस हो, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छी हो, उसको वो परचेज कर सकता है। तो कोई भी अगर पर्सन पुराने बिजनेस को परचेज करता है, रनिंग बिजनेस को, ताकि उसे शुरू से ही क्या हो जाए, प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, तो वो उस बिजनेस के एसेट और लायबिलिटी के बदले तो पेमेंट करेगा ही, और दूसरा उसने जो पिछले 2 साल 10 साल 5 साल से जो बिजनेस ने नाम कमाया है उसके बदले में उसे पेमेंट करना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुडविल करते हैं। तो ये एजम्पशन होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के पीछे कि हम गुडविल का पेमेंट क्यों करते हैं। फिर से बता रहा हूँ आपको, कोई भी जो पुराने बिजनेस है उस बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है और आप चाहो कि न्यूली बिजनेस एस्टेब्लिश करके तुरंत प्रॉफिट अर्न कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए आप पुराने बिजनेस परचेज करते हो, तो पुराने बिजनेस परचेज करने से आपको क्या होता है, स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बदले में आपको क्या करना पड़ता है, कुछ पेमेंट करना पड़ता है उसके नाम के बदले, फेम के बदले, रेपुटेशन के बदले। इसको हम क्या करते हैं, गुडविल कहते हैं। तो इस गुडविल की जो वैल्यूएशन होती है उसका हम कौन सी मेथड की बात कर रहे हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी जो वैल्यूएशन है इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं, वो सारे स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना होता है बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट। बिजनेस की नॉर्मल प्रॉफिट कितनी है, यानी अगर आप बिजनेस परचेज करोगे तो नॉर्मली आपको क्या फ़ायदा होगा, ये आपको देखना होता है। मेरी बात फिर सुनिएगा, हमें निकालना होता है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, यानी अगर आप उसका बिजनेस परचेज करोगे तो आपको नॉर्मली बिजनेस से क्या फ़ायदा होगा। आइए एग्जांपल करके देखते हैं कुछ। मान लेते हैं किसी फर्म की प्रॉफिट है 10 रुपीज और उसे कोई एबनॉर्मल लॉस होता है, उसे कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ था। मान लीजिए वो लॉस 2 रुपीज का था। वो लॉस वजह किस वजह से था, या तो उसका कोई स्टॉक जल गया था, या उसकी कोई स्टॉक चोरी हो गई थी, या उसका कोई मशीन में आग लग गया था, मशीन में चोरी हो गई थी। तो इस तरह के लॉस अगर उसने लेस किया होगा, तो क्या आपको लगता है क्या कि आप भी जब बिजनेस परचेज करोगे तो आपका भी स्टॉक जलेगा, आपकी मशीन चोरी होगी? ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर उसने ये 2 रुपीज लेस करके अगर उसका 10 रुपीज आया हुआ है, तो आप ये देखोगे अगर आप परचेज करते तो आपको 10 रुपये का फायदा नहीं होता, 2 रुपीज का फायदा भी होता, क्योंकि उसे फायदा तो कितना हुआ था, 12 रुपीज का। लेकिन उसने क्या किया था, 2 रुपीज एबनॉर्मल लॉस लेस किया था। लेकिन आप ये सोचो, क्या आपको भी ये लॉस होने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि हम तो किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। यानी अगर इसने वो 2 रुपीज एबनॉर्मल लॉस लेस किया होगा तो आपको वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो निकलेगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। एक और देखते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। जिनसे हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं, अगर उन्हें पिछले साल फिक्स एसेट सेल करने की वजह से लॉस हुआ हो और वो लॉस अगर उन्होंने प्रॉफिट में लेस किया हो, तो क्या आप जब बिजनेस परचेज करोगे तो क्या आप इसीलिए बिजनेस परचेज कर रहे हो क्या कि आप फिक्स एसेट बेचोगे, आपको लॉस होगा? हमें तो मतलब ये है कि उसको बिजनेस से प्रॉफिट कितना होता है।
मान लीजिए उसने एक मशीन बेचा था और मशीन से लॉस 3 रुपीज़ का हुआ था और उसने ये 3 रुपीज़ का लॉस लेस किया था। तो आप ये सोचो, आप अगर बिजनेस परचेज करते तो क्या आप भी फिक्स एसेट बेचते? क्या आपने इसलिए बिजनेस परचेज किया है? नहीं। इसका मतलब प्रॉफिट जो था 3 रुपीज़ लेस करने के बाद 10 रुपीज़ आया था। अगर ये 3 रुपीज़ लेस नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट 10 रुपीज़ नहीं, 10 प्लस 3 रुपीज़ होगा। यानी हमें किसकी बात करनी है? हमें बात करनी है नॉर्मल प्रॉफिट की बात करनी है। अगर हम उससे बिजनेस परचेज करेंगे तो हमें बिजनेस से कितना फ़ायदा होगा, या जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसको बिजनेस से कितना फ़ायदा हुआ था। हमें मतलब नहीं है उसे एबनॉर्मल लॉस से, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट से। हमें तो मतलब ये है कि बिजनेस से कितना फ़ायदा होता है। तो ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। अगर उसने लेस किया हुआ है तो हम वापस क्या करेंगे? ऐड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपने एक चीज देखा होगा, जब हम ट्रेडिंग बनाते हैं तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं? डीआर साइड। और अगर डीआर साइड अधिक होगा तो आपकी इनकम क्या होगी? कम सो होगी। तो वही तो बात है, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कर रखा है, अधिक दिखा रखा है, ऐसा करने से आपका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा? कम। हमें वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में सीआर तरफ, यानी इनकम साइड। अगर आप इनकम साइड अंडर वैल्यूड कम दिखाओगे तो ऐसा करने से प्रॉफिट आपका क्या दिखेगा? कम दिखेगा। और वापस क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि जिनसे आप बिजनेस परचेज करो उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड कर रखा था, वजह जो भी हो, लेकिन अंडर वैल्यूड करने से आपका क्या हो गया? इनकम कम दिख रहा होगा, जबकि हकीकत में उसकी इनकम क्या थी? अधिक थी। हमें वापस क्या करना पड़ेगा? इसे ऐड करना पड़ेगा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बोलते हैं। अगर सामने वाले ने अपनी प्रॉफिट निकालने में नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को लिस्ट कर रखा है, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो कि ऑपरेटिंग नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है। तो सिंपल सी बात है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मतलब है। अगर हम बिजनेस परचेज करेंगे तो हमें कितना फ़ायदा होगा। उसने अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर रखा है तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, तब जाके नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप कोई मशीन खरीदते हो तो क्या उसे दिखाते हो क्या पीएल में? नहीं। लेकिन गलती से अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है, तो ऐसा करने से आपकी प्रॉफिट क्या दिख रही होगी? कम दिख रही होगी। ये गलत है ना, इसलिए हमें वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि हमें तो मतलब ये है कि बिजनेस से प्रॉफिट कितना हुआ है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर आपने एग्जाम्पल भी है, अगर आपने परचेज ऑफ मशीन को गलती से कहाँ दिखा दिया? परचेज अकाउंट में शो कर दिया। ऐसा करने से आपका क्या होगा? एक्सपेंस अधिक दिखेगा। एक्सपेंस अधिक दिखेगा तो प्रॉफिट क्या दिखेगा? कम। हमें वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अब बात यह है कि कौन कौन सी चीज हम लेस करेंगे, किस काम के लिए? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। एब नॉर्मल गेन, मान लो आपको कोई लॉटरी से इनकम लगी है या फिर आपको कोई फिक्स एसेट बेचने से आपकी इनकम लगी है, तो क्या आप जब इसका बिजनेस परचेज करोगे, अगर आप इसका बिजनेस परचेज करोगे तो क्या ये इनकम भी आपको मिलेगा क्या? नहीं। ये तो क्या होता है? एब नॉर्मली होता है। और हमें तो मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे है? बिजनेस प्रॉफिट से। उसको बिजनेस से प्रॉफिट कितना हो रहा है। हम तो क्या परचेज करने गए हैं? हम तो परचेज करने गए हैं बिजनेस। तो हम ये देखेंगे बिजनेस से क्या फायदा होता है। एब नॉर्मल गेन हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एब नॉर्मल गेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है। तो अगर एब नॉर्मल गेन उसने क्या कर रखा है? ऐड, तो हम वापस क्या करेंगे? लेस करेंगे। अब बात करते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होता है? सीआर साइड। अगर सीआर साइड आप अधिक दिखाओगे तो प्रॉफिट आपका क्या दिखेगा? अधिक, जो कि गलत है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? आपको लेस करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। सेम वही बात है, अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक आपने कम दिखा रखा है, ओपनिंग स्टॉक किधर होता है? डीआर साइड। डीआर साइड यानी एक्सपेंस साइड। अगर आपने एक्सपेंस कम शो किया है तो प्रॉफिट आपका क्या दिखेगा? कम दिखेगा।
अगर आपने नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक क्या दिखा रखा है, अंडर वैल्यूड दिखा रखा है, यानी ओपनिंग स्टॉक आपने कम दिखा रखा है। ओपनिंग स्टॉक किधर लिखा होता है, डीआर साइड, और अगर डीआर साइड आपका कम है, एक्सपेंस कम है, तो आपका प्रॉफिट क्या है, इंक्रीज है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, तब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम वो इनकम होती है जो कि अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। तो जैसे मान लो सामने वाले ने क्या कर रखा है, 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसे इन्वेस्टमेंट से क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। तो क्या जब हम उसका बिजनेस परचेज करेंगे तो वो अपने इन्वेस्टमेंट भी हमें देगा क्या, नहीं, हमें तो मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे, बिजनेस से मतलब है। हम किस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो नॉन रिकरिंग इनकम वो इनकम होते हैं जो कि बिजनेस रिलेटेड नहीं होते हैं, यानी अगर हम इसे परचेज करेंगे तो हमें इस तरह का फायदा नहीं होने वाला, इसलिए हम इसे वापस क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि हमें मतलब सिर्फ किससे है, बिजनेस प्रॉफिट से मतलब है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो कि ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, अगर उस इनकम को सामने वाले ने ऐड कर रखा है तो जब हम उसका बिजनेस परचेज करेंगे तो हमें वो फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मुझे वो इन्वेस्टमेंट नहीं देगा, क्योंकि मैंने खरीदा क्या है, मैं खरीदने की क्या बात कर रहा हूँ, बिजनेस परचेज करने की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या देखूंगा, बिजनेस से क्या प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट की मैं बात करूंगा। तो अगर इस तरह की इनकम ऐड है तो हम वापस क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि हमें किससे मतलब है, नॉर्मल प्रॉफिट से मतलब है। एक और देखिएगा, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। जैसे मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है, उनके पार्टनर सैलरी नहीं लेते, लेकिन उनकी जो नॉर्मली सैलरी बननी चाहिए वो बनती है आपकी 5 लाख रुपीज। अगर मैं इस बिजनेस को परचेज करूंगा तो मुझे आदमी रखना पड़ेगा, और मुझे नॉर्मली उसे कितना देना पड़ेगा, 5 लाख रुपीज देना पड़ेगा। यानी सामने वाले फर्म को अगर 15 लाख रुपीज का फायदा होता था तो हमें 15 लाख रुपीज का फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो खुद मिल के काम करते थे, तो उनको सैलरी देनी पड़ती नहीं थी, उनका सैलरी बच जाता था। लेकिन अगर मैं इस बिजनेस को परचेज करूंगा तो मुझे 5 लाख रुपीज देना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस परचेज करने के बाद मुझे रखने पड़ेंगे आदमी जो उस बिजनेस को क्या करेगा, चलाएगा, और बदले में वो मुझसे क्या लेगा, 5 लाख रुपीज। यानी फ्यूचर में मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 लाख रुपीज का कम फायदा होने वाला है। मुझे कितना फायदा होने वाला है फ्यूचर में, 10 लाख रुपीज का। इसलिए ये जो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन है वो भी क्या होगा, लेस किया जाएगा। एनी फर्दर एक्सपेंस, अगर कोई भी फर्दर एक्सपेंस हम बिजनेस परचेज करने के बाद करने वाले हैं जो पहले नहीं होता था, तो ये भी हमारे प्रॉफिट को क्या करने वाला है, लेस करने वाला है। एग्जांपल लेते हैं, जो पिछला बिजनेस था वो इंश्योर्ड नहीं था, लेकिन हम जब बिजनेस परचेज करेंगे तो उसे इंश्योर्ड कराएंगे। ऐसा केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ऐसा करने से मेरा एक्सपेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर कोई फ्यूचर में एक्सपेंस होने वाला है तो भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारा क्या होने वाला है, प्रॉफिट कम दिखेगा। यानी ये सारी बातें ऐड और लेस करने वाली बातें होती हैं। ये तो हो गया स्टेप 1। सबसे पहले हमने क्या निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट। अब जो नॉर्मल प्रॉफिट है ना, उन सबको हम जोड़ के क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा। स्टेप 2 में हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकलता है, जितने भी साल की हमें प्रॉफिट लेनी है उतने साल की प्रॉफिट को ऐड करके उतने साल के ईयर को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 3 साल की प्रॉफिट ली है, 30,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, तो हम इसे डिवाइड किससे करेंगे, 3 से करेंगे, और जो निकल के आएगा उससे हम क्या बोलेंगे, एवरेज प्रॉफिट। अब स्टेप 3 क्या होता है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में आपको उस बिजनेस के नाम का बेनिफिट मिलने वाला है प्रॉफिट के रूप में। नंबर ऑफ ईयर का मतलब क्या होता है, जिसका बिजनेस आप परचेज कर रहे हो ना, उस बिजनेस का नाम का फायदा आपको कितने साल तक मिलने वाला है, ये होता है नंबर ऑफ परचेज। तो ये जनरली क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है। लास्ट स्टेज क्या होगा आपका, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा निकल के आया है एवरेज प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, और हमारा क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल के आ जाएगा। अब हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की ड्रॉबैक की बात करते हैं। इसकी सबसे पहली ड्रॉबैक ये है कि ये सभी ईयर को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, जबकि होना क्या चाहिए, प्रेजेंट ईयर को अधिक इंपॉर्टेंस देना चाहिए, पास्ट ईयर को कम इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मान लेते हैं 3 साल पहले इसे फायदा होता था 10 लाख रुपीज, सेकेंड ईयर इसे फायदा हुआ था 10 लाख रुपीज, और अभी इसे फायदा हुआ है 2 लाख रुपीज। तो तीनों को जोड़ के डिवाइड करना 3 से, और जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसके अकॉर्डिंग गुडविल निकालना। आपको लगता है ये सही है, क्योंकि हम जब बिजनेस परचेज करेंगे तो हम प्रेजेंट को अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं, और प्रेजेंट में से कितना फायदा हो रहा है, 2 लाख रुपीज, और पास्ट में कितना फायदा होता था, 10 लाख रुपीज। आपको नहीं लगता है सिचुएशन चेंज हो चुकी है बिजनेस की, और अब इसकी प्रॉफिट क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो हमें इन तीनों ईयर को अलग अलग इंपॉर्टेंस देना चाहिए, हमें तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। लेकिन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, ये इसकी एक ड्रॉबैक है। आइए इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करना है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। याद रखिएगा 2 ईयर परचेज की बात कर रहा है, और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 ईयर, यानी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। कैसे, लास्ट 6 ईयर को कंसीडर करके, और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 ईयर परचेज से। तो हमारा क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल के आ जाएगा। फर्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर आपको लॉस है, थर्ड ईयर भी आपको लॉस है, फोर्थ ईयर आपको प्रॉफिट है, फिफ्थ ईयर आपको प्रॉफिट है, और सिक्स्थ ईयर आपको प्रॉफिट है। इन सब को जोड़ के हम डिवाइड किससे करेंगे, 6 से करेंगे। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, और फिर हम एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से, तो हमारा निकल के आ जाएगा गुडविल। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट के बारे में। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होंगे, पिछले 6 साल के प्रॉफिट को ऐड करोगे और डिवाइड किससे करोगे, 6 से। तो फर्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट कितना था, 60,000। सेकेंड ईयर आपकी लॉस कितनी थी, 40,000। थर्ड ईयर भी आपका लॉस कितना था, 30,000। फोर्थ ईयर आपकी प्रॉफिट कितनी थी, 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट ईयर आपकी प्रॉफिट थी 1,70,000 रुपीज। नेक्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट था 2,20,000 रुपीज। अब इसे आप डिवाइड कैसे करेंगे, 6 से, क्योंकि 6 ईयर डिवाइड किससे करोगे, 6 से। कुल प्रॉफिट क्या निकल के आ गया आपका, 4,80,000। डिवाइड किससे करेंगे आप, 6 से, क्या निकल के आ गया आपका 80,000। अब बात करते हैं गुडविल इक्वल टू। गुडविल इक्वल टू क्या होगा आपका, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपका एवरेज प्रॉफिट क्या था, 80,000, और क्वेश्चन में दिया हुआ था नंबर ऑफ परचेज कितना आपका, 2 ईयर। 80,000 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा आपका, 1,60,000। नेक्स्ट देखते हैं।
एक्स परचेज कर रहा है बिजनेस वाई का, हम मान लेते हैं हम क्या है एक्स है और हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं वाई का। जो गुडविल है कहता है इज वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, यानी पिछले लास्ट 4 ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा वही क्या होगा, गुडविल माना जाएगा। आइए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। 2016 को प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपीज। कहता आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय द फायर 50,000, यानी 50,000 रुपये का लॉस। कौन सा लॉस है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ये तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसको लेस करने के बाद प्रॉफिट कितना है 1 लाख रुपीज। हमें तो किससे मतलब होगा, नॉर्मल प्रॉफिट से, यानी 1 लाख रुपीज में हमें वापस क्या करना पड़ेगा, 50,000 रुपीज ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो ये देखेंगे बिजनेस से फायदा कितना होता है। तो बिजनेस से फायदा इसको 1 लाख का नहीं हुआ था, बिजनेस से इसको फायदा हुआ था 1,50,000 का। बाद में इसने क्या किया, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर लेस किया। लेकिन लॉस ऑफ स्टॉक फायर लेस करना नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, यानी हम जब बिजनेस परचेज करेंगे तो क्या हमारे यहाँ भी हमेशा स्टॉक जलता रहेगा क्या, नहीं, ऐसी बात नहीं है। और हमें मतलब किससे होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट से मतलब होता है। तो 1 लाख में क्या करेंगे, वापस ऐड करेंगे 50,000, क्योंकि हमें मतलब किससे होता है, बिजनेस प्रॉफिट से मतलब होता है, हमें एव नॉर्मल लॉस से एव नॉर्मल प्रॉफिट से मतलब नहीं होता। तो ये जो 1 लाख रुपीज है आफ्टर डेबिटिंग 50,000 रुपीज है, कौन सा 50,000, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट में 2017 की बात करते हैं, हमें लॉस हो गया, लॉस कितना हो गया है 1,50,000 की। लेकिन ये लॉस तब हुआ है जब हमने क्या किया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड किया है। कितना पेड किया है, 80,000। तो क्या ये वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन नॉर्मल सी एक्टिविटी होती है क्या, नहीं। होता क्या है, जब आपके एम्प्लॉय अनएफिशिएंट हो जाते हैं तो आप उन्हें स्कीम देते हो कि आप वॉलंटरी रिटायर हो जाओ और बदले में आपको हम पैसा देंगे। लेकिन ये कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ठीक ना। तो इसने क्या किया है, इस एक्सपेंस को 80,000 को लेस किया है, तब जाके 150 आया है। लेकिन ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, एब नॉर्मल एक्टिविटी है। हमें वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हम ये सोचेंगे कि अगर हम बिजनेस परचेज करते हैं तो क्या हमें भी ये सब करना होगा क्या, तो सिंपल सी बात है, वीआरएस कंपनसेशन देना ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। हम क्या देखेंगे कि हम जिसका बिजनेस परचेज कर रहे हैं उसको वास्तव में बिजनेस से कितना फायदा होता है। ये तो 150 का जो लॉस हुआ है 80,000 लेस करने के बाद हुआ है, जो कि नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। इसलिए वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2018 में प्रॉफिट कितना है, 1,50,000। 2019 में प्रॉफिट कितनी है, 2 लाख रुपीज। अब कहता है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017 आपने एक मशीन जो कि एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी कीमत कितनी है 60,000 रुपीज, आपने उसे क्या कर रखा है, राइट ऑफ कर रखा है पीएल में। फिर वही बात है, ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, ये कोई नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। इसने क्या किया है, लेस करने के बाद कौन सी ईयर में, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, यानी 2017 की बात हो रही है। आपने 60,000 रुपीज क्या कर रखा है, लेस कर रखा है। लेकिन ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। क्या हम जब बिजनेस परचेज करेंगे तो हमारे यहाँ भी ऐसी मशीन एक्सीडेंट करता रहेगा क्या, नहीं। अगर इस काम के लिए अगर हम बिजनेस खरीद रहे हैं तो फिर बिजनेस खरीदने से फायदा ही नहीं है। तो हम तो जब बिजनेस खरीदते हैं तो हम पॉजिटिव माइंड से खरीदते हैं, यानी हमें बिजनेस से फायदा होने वाला है। तो अगर इस तरह का लॉस इसने लेस किया है तो वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मतलब किससे है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट से मतलब है, यानी सामने वालों को बिजनेस से कितना फायदा हुआ था, हमें उसके एब नॉर्मल लॉस से एब नॉर्मल गेन से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 1 जुलाई 2017, ये किस में आएगा, 2018 में आएगा। आपने 2 कंप्यूटर खरीदे हैं, कॉस्टिंग कितनी की है, 40,000 रुपीज़ की, यानी कुल कितना हो गया आपका 80,000 रुपीज़। और गलती से आपने इसे क्या कर दिया, डेबिट टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंस, आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया। ये आपने गलती किया है ना, क्योंकि ये तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड, लेकिन आपने उसे ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया।
ट्रेवलिंग एक्सपेंस मानने से आपकी प्रॉफिट क्या दिख रही होगी, कम दिख रही होगी। हम वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट से है, हमें एब नॉर्मल एक्सपेंस से मतलब नहीं है। अब सुनो, जिस पर डेप्रिसिएशन कितना देना था, 10%, वो भी कौन सा मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो अगर आपने इसे ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया होगा तो आपने डेप्रिसिएशन भी क्या किया होगा, नहीं दिया होगा, जबकि हमें डेप्रिसिएशन क्या करना चाहिए, देना चाहिए। डेप्रिसिएशन देने से क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट होगा कम होगा, और अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो आपका प्रॉफिट क्या है, बढ़ा हुआ है, तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। अब बात यह है कि डेप्रिसिएशन कितना लेस करोगे। कंप्यूटर कितने की थी, 80,000 रुपीज की थी। 18,000 का 10% कितना होता है, लेकिन बात है कि कितने मंथ का लेंगे, क्योंकि बात कब की है, आपने परचेज कब किया है, जुलाई 1 को, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ का हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन देना है। आइए देते हैं 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा। $6,000। तो ये तो बात होगी 2018 में, लेकिन 2019 में भी डेप्रिसिएशन देना होगा, क्योंकि आपने जब एसेट माना ही नहीं तो डेप्रिसिएशन तो आपने ना तो 18 में दिया होगा और ना 19 में दिया होगा। चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन तो किस पर होगा, कॉस्ट पर होगा। तो 80,000 का 10%, इस बार तो पूरे 12 मंथ के होंगे ना, क्योंकि आपने पूरा साल यूज किया है, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, 8,000 रुपीज होगा। और ये डेप्रिसिएशन क्या होंगे, लेस होंगे। आप समझ रहे हो क्यों लेस होंगे, क्योंकि आपने जब इसे एक्सपेंस माना ही नहीं, ये जो 6,000 है, 8,000 है, डेप्रिसिएशन ये क्या होंगे, लेस होंगे। कारण क्या है, जब आपने उसे एक्सपेंस मान लिया तो आपने डेप्रिसिएशन दिया नहीं होगा। डेप्रिसिएशन ना देने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट क्या है, बढ़ा हुआ है, और प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, इसलिए हमें वापस क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने 4 कॉलम बनाए, 2016, 17, 18 और 19। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट भी हो सकता है और हमें क्या हुआ है, कुछ लॉस भी हुआ है। तो 2016 में हमें प्रॉफिट कितना हुआ था, 1 लाख रुपीज का। 16 में हमें लॉस हो गया था। लॉस ब्रैकेट के अंदर अमाउंट लिखने का मतलब ये होता है लॉस है। 18 में प्रॉफिट कितना हुआ था, 1,50,000। और 19 में प्रॉफिट कितना हुआ था आपको, 2 लाख रुपीज। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, ऐड करते हैं। लॉस बाय फायर, याद है ना क्या लॉस हो गया था आपका, स्टॉक का लॉस हो गया था। और ये लॉस आपने क्या किया था, लेस, वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐड करते हैं वीआरएस। वीआरएस भी आपने क्या किया था, लेस किया था, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, इसीलिए वापस क्या करना पड़ेगा, इसे आपको ऐड करना पड़ेगा। कौन सी ईयर की बात है, 2017 की बात है। और ऐड करना पड़ेगा लॉस बाय फायर। कौन सी चीज थी, मशीन।
कितने की थी मशीन आपकी? 60,000। अब ऐड करना पड़ेगा आपको परचेज ऑफ कंप्यूटर, जिसे आपने एक्सपेंस मान लिया था, जबकि वो था क्या? एसेट। परचेज ऑफ कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर थे ना, 40,000 40,000, तो कुल कितना हो जाएगा आपका? 80,000। वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और लेस क्या होगा आपका? डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन नहीं दिया था। डेप्रिसिएशन नहीं देने से प्रॉफिट क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है। हमें वापस क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। 6,000 और 8,000। अब जो निकल के आएगा ना, वो निकलेगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकल के आ गया। ये क्या निकला आपका? 1,50,000। ये क्या निकलेगा आपका? 10,000 नेगेटिव। ये क्या निकलेगा आपका? 2,24,000। और ये क्या निकलेगा आपका? 1,92,000। ये तो हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, और याद है ना, जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा वही क्या था इस क्वेश्चन में? गुडविल था। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 प्लस 10,000 प्लस 2,24,000 प्लस 1,92,000, और इसको डिवाइड किससे कर दोगे आप? फोर से। तो ये क्या निकला आपका? 5,56,000। और डिवाइड किससे किया आपने? 4 से। तो आपका आंसर क्या निकला? 1,39,000। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए, बी और सी तीनों पार्टनर हैं। इनका रेशियो कितना है? 3:1। इन्होंने ये डिसाइड किया है ये किसको लेके आएंगे? डी को। किसके लिए लेके आएंगे? 1/4 के लिए लेके आएंगे। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू वैल्यूड। कैसे डिसाइड किया जाएगा? 3 टाइम्स प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर और 5 ईयर विच एवर इज हायर। यानी पिछले 4 साल का या फिर पिछले 5 साल का आप पहले क्या निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट, और दोनों में से जो भी हायर होगा उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 टाइम्स से। तो क्या निकलेगा आपका? निकल के आ जाएगा गुडविल। अब बात ये होता है जो पिछला 4 ईयर है वो काउंटिंग कैसे होगी? 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो याद रखना, हम करंट ईयर को इम्पोर्टेंस अधिक देते हैं, यानी हम करंट ईयर से पिछले 4 साल की बात करेंगे या फिर हम करंट ईयर से पिछले 5 साल की बात करेंगे। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पहले निकालते हैं पिछले 4 साल का एवरेज, फिर निकालते हैं पिछले 5 साल का एवरेज। एवरेज प्रॉफिट ऑफ
प्रीवियस 4 ईयर। तो प्रीवियस 4 ईयर की प्रॉफिट कितनी थी? 2 लाख रुपीज प्लस 1,10,000 प्लस 1,50,000 और प्लस 1,20,000 और इसको डिवाइड किससे कर दोगे आप? 4 से। ये कितना हो गया आपका? 5,80,000 डिवाइड किससे करोगे आप? 4 से। निकल के आएगा 1,45,000। अब निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 ईयर। एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 ईयर। टू लाख प्लस 1,10,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,20,000 और प्लस 1,30,000। इसको आप डिवाइड किससे करोगे? 5 से। टोटलिंग क्या निकल के आ गया आपका? 7,10,000 डिवाइड किससे किया आपने? 5 से। क्या निकल के आ गया आपका? 1,42,000। तो 145 और 142,000 दोनों में हायर कौन सा है? 1,45,000। तो 1,45,000 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से। तो क्या निकलेगा? गुडविल निकल के आ जाएगा। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 3 टाइम्स की बात हुई थी। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आपका? कौन सा लोगे जो अधिक है? यानी 1,45,000 और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 3 से। क्या निकल के आएगा आपका? 4,35,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ए, बी और सी ये पार्टनर है और कैसे पार्टनर है? इक्वल। ये डी को लेके आ रहे हैं, किसके लिए लेके आ रहे हैं? इक्वल शेयर के लिए लेके आ रहे हैं, यानी 1/4 1/4 1/4। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, यानी पिछले 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 3 ईयर परचेज से। तो निकल के आएगा आपका गुडविल। पिछले 5 ईयर की प्रॉफिट दी हुई है 60,000, 1,50,000, 20,000 का लॉस है, 2 लाख का प्रॉफिट है और 1,85,000 का प्रॉफिट है। 1 अक्टूबर 2016 कौन सी ईयर में आएगा? 31 मार्च
2017 वाले ईयर में आएगा। आपने कंप्यूटर परचेज किया है, कॉस्टिंग कितनी थी इसकी 40,000 रुपीज, और आपने इसे क्या मान लिया, ऑफिस एक्सपेंस मान लिया, यानी आपने इसे क्या किया होगा, प्रॉफिट में से लेस कर लिया होगा। तो वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे नहीं जाता। अब दूसरी ओर डेप्रिसिएशन देना था, तो जब आपने उसे एक्सपेंस मान लिया तो आपने डेप्रिसिएशन भी नहीं दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन भी देंगे। डेप्रिसिएशन नहीं देने से प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, हमें वापस क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 2017 का हम सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर सभी प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइड किससे करेंगे, 5 से, और बाद में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 ईयर परचेज से कर देंगे, हमारा गुडविल निकल के आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट फॉर March 2017 कितना दिया हुआ है, 1,85,000। सबसे पहले हम वापस ऐड करेंगे जो आपने लिस्ट कर रखा था, परचेज ऑफ कंप्यूटर। कितना था आपका परचेज ऑफ कंप्यूटर, 40,000 रुपीज। और लिस्ट करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, लेकिन डेप्रिसिएशन देंगे कितने मंथ का, 6 मंथ का, एट द रेट कितना 25%। तो 40,000 का 25% 6 मंथ का कितना आएगा आपका, 5,000 रुपीज, यानी कुल आपकी प्रॉफिट कितनी आ गई, 2,20,000। अब आइए निकालते, इससे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू फर्स्ट ईयर कितना था प्रॉफिट आपका, 60,000। नेक्स्ट ईयर कितना था, 1,50,000। नेक्स्ट ईयर था आपका लॉस था, नेक्स्ट ईयर आपका लॉस था 20,000। नेक्स्ट ईयर आपकी प्रॉफिट थी 2 लाख रुपीज, और 2017 की प्रॉफिट थी आपकी 2,20,000। डिवाइड किससे करोगे आप लोग, 5 से। तो ये कितना निकल गया, 6,10,000, और डिवाइड किससे किया, 5 से, तो क्या निकला आपका 1,22,000। अब निकाल लें गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाई किससे करोगे इसको, 3 से। तो 1,22,000 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा आपका, 3,66,000। सेकेंड मेथड है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड।
इसमें क्या होता है, हम हर साल के प्रॉफिट को अलग अलग वेट देते हैं और होना भी चाहिए। जो प्रेजेंट ईयर की प्रॉफिट है उसकी इंपॉर्टेंस अधिक है, जो 10 ईयर पहले की प्रॉफिट है उसकी इंपॉर्टेंस कम है। तो हम क्या करते हैं, हर साल के प्रॉफिट को अलग अलग वेट देते हैं। अगर वेट दिया है क्वेश्चन में अच्छी बात है, अगर वेट नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, ऐसे वेट देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 2013 की प्रॉफिट, 2014 की प्रॉफिट, 2015 की प्रॉफिट, 2016 की प्रॉफिट। तो हम सबसे जो प्रेजेंट होगा उसको वेट अधिक देंगे। कितने साल हमारे पास है, 4 साल है, इसको देंगे 4, इसको देंगे 3, इसको देंगे 2, इसको देंगे 1। एग्जांपल एक और लेते हैं, हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है 5 ईयर का, 13, 14, 15, 16 और 17, 5 ईयर हो गए ना। तो सबसे करंट वाले को देंगे वेटेज 5, नेक्स्ट को 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अगर ना दिया हो तो वेट हम ऐसे देंगे, याद रखिए बात ना। तो इसमें भी स्टेप बात करते हैं। पहला स्टेप है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जो हम निकालने सीख चुके हैं, कैसे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालते हैं। फिर हम सभी प्रॉफिट को अलग अलग वेट देंगे। जैसे 2016 को वेट क्या दिया, 4, 15 को वेट क्या दिया, 3, 14 को वेट क्या दिया, 2, 13 को वेट क्या दिया, 1। अगर 5 साल होते हैं तो प्रेजेंट को क्या दिया, 5, उसके बाद वाले को 4, उसके बाद वाले को 3। ऐसे हम क्या करेंगे, सभी साल के प्रॉफिट को वेट देंगे। फिर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया जाएगा वेट से। फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और हमारे पास जो निकल के आएगा उससे हम बोलेंगे प्रोडक्ट, यानी वेटेड प्रॉफिट बोलेंगे। फिर जो वेटेड प्रॉफिट आएगा यानी जो प्रोडक्ट आएगा उसको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल वेट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा निकल के आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, गुडविल। यानी पहला स्टेप क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, जो हम सीख चुके हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, हम अलग अलग प्रॉफिट को अलग अलग वेट देंगे। फिर प्रॉफिट को वेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, वेटेड प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। फिर हम वेटेड प्रॉफिट की जो टोटलिंग होगी उसको टोटल वेट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल के आ जाएगा। आइए एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मेरे पास पिछले लास्ट 4 ईयर की प्रॉफिट दी हुई है, 2013 का, 2014 का, 2015 का, 2016 का। हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल। और बेसिस क्या होगा आपका, 3 ईयर परचेज आपका क्या है, बेसिस है। वेट हमें कैसे कैसे देना है, 1, 2, 3, 4, 13 को 1, 14 को 2, 15 को 3 और 16 को 4। आइए सॉल्व करते हैं इसको। हमें मेथड कौन सी यूज करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है। कितने कॉलम बनेंगे आपके, 4 कॉलम बनेंगे, ईयर, प्रॉफिट, वेट और वेटेड प्रॉफिट। तो ईयर मेरे पास दिया हुआ है, कौन कौन से हैं, 2013, 14, 15, 16। प्रॉफिट 13 में कितना था, 18,000। वेट कितना दिया आपने, 1, तो कितना हो गया आपका 80,000।
14 में प्रॉफिट कितना था आपका 1 लाख रुपीज। वेट आपने कितना दे दिया 2, कितना हो गया आपका 2 लाख रुपीज। 15 में आपकी प्रॉफिट कितनी थी 1,10,000। वेट कितना दिया आपने 3, तो कितना हो गया आपका 3,30,000 रुपीज। 16 में आपकी प्रॉफिट कितनी थी 1,50,000। आपने वेट कितना दिया 4, तो आपका वेटेड प्रॉफिट कितना हो गया 6 लाख रुपीज। एक तो हम इसकी टोटलिंग करेंगे, इसकी टोटलिंग कितनी आ रही है आपकी 12,10,000। और वेट की टोटलिंग कर देते हैं, कितना आ गया 10। तो ये तो निकला आपका वेटेड प्रॉफिट और ये निकला आपका वेट। अब निकालते हैं अपने गुडविल। उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। आइए निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट जो कि हमारे पास दिया हुआ है 12,10,000 और डिवाइड किससे करते हो आप टोटल वेट से, वो कितना आपका 10। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 1,21,000। अब निकालें गुडविल। गुडविल इक्वल टू क्या होगा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 3 से, क्योंकि बात किसकी हुई थी 3 ईयर परचेज। तो 1,21,000 को मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 3 से, कितना आ जाएगा आपका 3,63,000। ये निकल के आ गया आपका गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मेरे पास दिया हुआ प्रॉफिट 2013 का, 2014 का और 2015 का। कहता है नॉन रिकरिंग इनकम अपने 1000 इंक्लूड है कौन सी ईयर के प्रॉफिट में 2014 के प्रॉफिट में। तो नॉन रिकरिंग इनकम बिजनेस रिलेटेड इनकम नहीं होते और हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे बिजनेस प्रॉफिट से। तो ये प्रॉफिट ऐड हुआ होगा 2014 में, हमें क्या करना पड़ेगा लेस करना पड़ेगा। प्रॉफिट फॉर 2013 हैव बीन रिड्यूस्ड 6,000 बिकॉज गुड्स वेयर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। लेकिन ये तो नॉर्मल लॉस है नहीं, आपने क्या किया है लेस किया है, वापस क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो हमें तो सिर्फ ये मतलब है कि सामने वाले की बिजनेस से प्रॉफिट कितनी हुई थी। ये जो 6,000 आपने लॉस किया ऐसा करने से तो आपका बिजनेस प्रॉफिट लेस हो गया होगा, जबकि हकीकत में ये लेस करना नहीं चाहिए था बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए। तो सामने वाले ने क्या किया है 6,000 रुपीज लेस कर रखा है जो कि नॉर्मल नहीं है, हमें वापस क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। जो गुड्स है पहले इंश्योर्ड नहीं थी लेकिन अब आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा और इंश्योरेंस प्रीमियम आपको कितना पे करनी पड़ेगी 400 पर ईयर, यानी फ्यूचर में आपको 400 का कम प्रॉफिट होने वाला है। इसे क्या करना पड़ेगा आपको सभी ईयर में लेस करना पड़ेगा। जो प्रोप्राइटर जिनसे आप बिजनेस खरीद रहे हैं उनका रीजनेबल रेम्यूनरेशन, जो काम करते हैं उसकी सैलरी कितनी बननी चाहिए 6,000 रुपीज। लेकिन जो प्रोप्राइटर था वो इसे लेस नहीं करता था, लेकिन आप जब बिजनेस परचेज करोगे तो आपको एक आदमी रखना पड़ेगा ऐसा
जिसे कम से कम कितने देने पड़ेंगे, 6000 रुपीज, यानी फ्यूचर में आपको 6000 और प्रॉफिट कम मिलेगा। इसे भी क्या करना पड़ेगा, आपको सभी ईयर में लेस करना पड़ेगा। 2015 की जो प्रॉफिट है ना, उसमें 5000 रुपीज इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड है, लेकिन आप जब बिजनेस परचेज करोगे तो वो अपने इन्वेस्टमेंट भी आपको देगा क्या, नहीं। इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको वापस 2015 में लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो मतलब सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट से है। जो गुडविल निकालना है, कैसे निकालना है, 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। किसका निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। और जो वेट दिया हुआ है, 2013 को 1, 14 को 2 और 15 को 3 वेट देना है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। मेरे पास दिया हुआ है ईयर 2013, 2014 और 2015। प्रॉफिट कितना कितना दिया हुआ है, $40,000, $50,000 और $60,000। सबसे पहले हम लेस करेंगे नॉन रिकरिंग इनकम। टू 2014 में आपने नॉन रिकरिंग इनकम ऐड कर रखा था, वापस क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ऐड करेंगे आप लॉस बाय फायर, आपने लेस किया था जबकि ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 6000। फ्यूचर में आप इंश्योरेंस कराओगे तो आपकी प्रॉफिट क्या होगी, लेस हो जाएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम। $400 और $400। फ्यूचर में आप किसी न किसी आदमी को रखोगे जब आप बिजनेस परचेज करोगे तो, और देना क्या पड़ेगा आपको, रेम्यूनरेशन। ये भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। इससे भी आपकी प्रॉफिट क्या होगी, फ्यूचर में कम हो जाएगी 6000। और एक चीज लेस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप जब बिजनेस परचेज करोगे तो आप ये देखते हो बिजनेस से प्रॉफिट कितना हो रहा है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर यहाँ पर इनकम फ्रॉम ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता तो हमें लेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। वो कितना आपका 5000। अब जो निकलेगा वो निकलेगा आपका
नॉर्मल प्रॉफिट। कितना निकला आपका 39,600, 42,600, 48,600। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेट से, क्योंकि हमें मेथड कौन सी यूज करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेट क्या क्या देना था, 1 2 3। अब जो निकल के आया वो निकला मेरा वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट 39,600, 85,200, और 1,45,800। अब निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कितना कितना था आपका 39,600 प्लस 85,200 प्लस 1,45,800 और डिवाइड किससे करना था, वेट कितना था 6, 1 2 और प्लस 3 कितना हो गया वेट 6। तो टोटल कितना आ गया 2,70,600। और डिवाइड किससे करना आपने को 8 से। तो आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 45,100। आइए अब निकालते हैं गुडविल। गुडविल इक्वल टू क्या होगा आपका 45,100 और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 2 से। तो कितना हो गया आपका 90,200। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। बेसिस क्या है 3 ईयर परचेज किसका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। यानी हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और फिर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, हमारा क्या निकल के आ जाएगा गुडविल। जो प्रॉफिट को हमें वेट देना है, वेट कैसे कैसे देना है 1 2 3 4 5 किस किस को, टू द लास्ट ईयर। अब बात यह है कि किस ईयर को हम वेट देंगे 1, किसको देंगे 2। तो याद रखिएगा जो सबसे करंट ईयर होता है उसको हम वेट क्या देंगे सबसे अधिक, उससे कम उसके पहले वाले साल को, उससे कम उससे पहले वाले साल को, उससे कम उससे पहले वाले साल को। यानी सबसे अधिक वेट हम किस ईयर को देते हैं, करंट ईयर को देते हैं। यानी काउंटिंग कहाँ से होगी, 19 को हम क्या देंगे 5, 18 को हम वेट क्या देंगे 4,
17 को हम वेट क्या देंगे 3, 16 को वेट क्या देंगे 2 और 15 को वेट क्या देंगे 1। अब आइए देखते हैं, कहता है 2015 की जो प्रॉफिट है ना वो कितनी है 80,000 है। 31 मार्च 2016 इसकी जो प्रॉफिट है वो कितनी है 1,05,000, लेकिन फिर क्या लिखा हुआ है आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹41,500। आपको पता है ना हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट की बात करते हैं। ये जो 1,05,000 आया है वो तो एबनॉर्मल लेस करने के बाद आया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे वापस ये ऐड करना पड़ेगा 41,500। अब बात करते हैं 2017 की, हमें लॉस कितना है 20,000 आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन ऐड करने के बाद 20,000 आ रहा है, जबकि हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है, नॉर्मल प्रॉफिट से मतलब होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस ऐड करना पड़ेगा। एबनॉर्मल गेन 20,000 है ना, प्लस हुआ होगा, हम वापस क्या करेंगे इसमें से लेस करेंगे। लेस कितना करेंगे 40,000 रुपीज हम वापस लेस करेंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि इन्होंने एबनॉर्मल गेन ऐड कर रखा है, जबकि एबनॉर्मल गेन से हमें मतलब नहीं होता है। हमें मतलब किससे होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से मतलब होता है। 18 में प्रॉफिट कितना है 1,80,000 और 19 में प्रॉफिट कितना है आपका 2 लाख रुपीज। बुक ऑफ द अकाउंट ऑफ द फर्म रिवील द, क्या क्या लिखा हुआ है, ये कहता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च 2015 की वो ओवर वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है CR, और आपने CR अधिक दिखा रखा है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, CR साइड में। CR साइड इनकम साइड होता है, यानी CR साइड आप दिखाओगे ओवर वैल्यूड तो आपकी इनकम क्या है, बढ़ी हुई है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2015 की इनकम में इसे वापस क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। अब यही जो क्लोजिंग है नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। 2016 में क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा, और ओपनिंग स्टॉक किधर होता है DR साइड, और अगर DR साइड अधिक है इसका मतलब आपका एक्सपेंस अधिक शो होगा। एक्सपेंस अधिक शो होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट आपका कम दिखेगा। हमें वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 40,000 2016 के प्रॉफिट में। अब सेकेंड बात क्या कहता है कि आपने मशीन का रिपेयर कराया था और रिपेयर कितने का था 60,000, जो कि आपने गलती से डेबिट कहाँ कर दिया, मशीन अकाउंट में, यानी एक्सपेंस को आपने क्या मान लिया, एसेट मान लिया। अब आपने एक्सपेंस PL में दिखा नहीं, PL में एक्सपेंस नहीं दिखा तो प्रॉफिट आपका क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो वापस क्या करना पड़ेगा, आपको लेस करना पड़ेगा। कितना लेस करना पड़ेगा 60,000, क्योंकि आपने इसे एक्सपेंस नहीं माना था, जबकि आपको इसको एक्सपेंस मानना चाहिए था। एक्सपेंस ना मानने से प्रॉफिट क्या हो गया था, बढ़ गया था। अब क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जब आपने उसे एसेट मान लिया इसका मतलब आपने उस पर दिया होगा डेप्रिसिएशन, जबकि आपको डेप्रिसिएशन नहीं देना चाहिए क्योंकि वो तो था एक्सपेंस, लेकिन चूंकि आपने उसे गलती से क्या माना एसेट, तो आपने क्या दिया होगा, डेप्रिसिएशन भी दिया होगा। किस रेट से 20% पर एनम, और मेथड कौन सा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो 2017-18 में आपने जो डेप्रिसिएशन दिया होगा किसका दिया होगा 60,000 रुपीज का। कितना परसेंट दिया होगा आपने 20%। कितने मंथ का दिया होगा आपने 9 मंथ का, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होता है 9,000, यानी ये जो अमाउंट है 9,000 आपने गलती से क्या किया है, लेस किया है। वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही 2018-19 में भी क्या होगा, चूंकि मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो 60,000 में से क्या चला जाएगा 9,000, क्या बचेगा आपके पास 51,000। तो 51,000 का 20%, इस साल तो पूरे साल का लगेगा डेप्रिसिएशन ना, कितना होगा 10,200,
आप लोगों ने क्या किया होगा, लेस किया होगा, तो वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ईयर 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट। हमारे पास प्रॉफिट क्या क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट भी है और हमारे पास लॉस भी है। 2018 की प्रॉफिट कितनी थी, 80,000। 16 की प्रॉफिट कितनी थी, 1,05,000। 17 की प्रॉफिट कितनी थी, निगेटिव थी, निगेटिव यानी लॉस था, 20,000। 18 की प्रॉफिट कितनी थी, 1,80,000 और 19 की प्रॉफिट कितनी थी, 2 लाख रुपीज। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड क्या करेंगे अपने, एब नॉर्मल लॉस। एब नॉर्मल लॉस आपने गलती से क्या किया था, लेस किया था, हम वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमें तो मतलब किससे है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से मतलब है। और क्या लेस करेंगे, एब नॉर्मल गेन लेस करेंगे। एब नॉर्मल गेन, तो एब नॉर्मल जो गेन है हमने ऐड किया था, वापस क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा 17 में, कितना, 40,000, क्योंकि हमें मतलब किससे है, नॉर्मल प्रॉफिट से मतलब है। और एक बात और, हमें लेस करना पड़ेगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, सीआर साइड होता है, यानी इनकम साइड। इनकम दिखाओगे अधिक तो प्रॉफिट भी क्या दिखेगा आपका, अधिक। हमें वापस क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, कितना, 40,000। और क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर आप ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड करोगे यानी अधिक दिखाओगे, ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक अधिक यानी एक्सपेंस अधिक। और अगर एक्सपेंस अधिक, इसका मतलब क्या हुआ है, आपका प्रॉफिट कम दिख रहा है, हमें वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, कितना, 40,000। लेस रिपेयर टू मशीन, आपने जो मशीन का रिपेयर कराया था उसे आपने एसेट मान लिया था, आपने एक्सपेंस नहीं शो किया था। एक्सपेंस नहीं शो करने से आपका प्रॉफिट क्या है, बढ़ा हुआ है, वापस क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। कितना अमाउंट था आपका, 60,000। और ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। आपने गलती से क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देने से आपका प्रॉफिट क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, जबकि डेप्रिसिएशन नहीं देना चाहिए था। वापस क्या करोगे आप, इसमें ऐड कर दोगे। अब जो निकल के आया ना, वो निकलेगा आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, क्योंकि आपको याद है ना, हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट चाहिए होता है। तो ये आपका क्या निकल के आएगा, 40,000 रुपीज। ये क्या निकल के आ गया आपका, 1 लाख। ये जो 40,000 है ओपनिंग स्टॉक,
ये ओपनिंग स्टॉक 2016 का था 40,000। तो क्या निकल के आया आपका 1,86,500, 60,000 नेगेटिव, 1,29,000 प्रॉफिट है और 2,10,200 ये भी क्या है, प्रॉफिट है। अब बात करेंगे हम लोगों ने इनको क्या दिया था, वेट दिया था। ये तो निकला आपका एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल एक्चुअल प्रॉफिट भी आप इसे बोल सकते हैं। वेट कितना कितना देना था, 5, 4, 3, 2, 1, यानी क्या निकल के आ गया आपका 40,000 और क्या निकला आपका 3,73,000 और क्या निकला आपका 1,80,000 और निकल के आ गया आपका 5,16,000 और निकल के आ गया आपका 10,51,000। अब ये तो निगेटिव है, ये निकला हमारा वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम निकालेंगे सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सभी प्रॉफिट को जोड़ के डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल वेट से। 40,000, 3,73,000 माइनस 1,80,000 प्लस 5,16,000 और प्लस 10,51,000। इन सबको डिवाइड किससे करोगे, टोटल वेट से। और टोटल वेट हमारा क्या निकल के आया था, 15, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो आपका जो निकल के आएगा 1,18 लाख। इसको डिवाइड किससे करोगे आप, 15 से, और आपका निकल के आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,20,000। अब निकाल लें गुडविल। गुडविल इक्वल टू क्या होगा आपका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपने, 3 से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना हमारा 1,20,000 और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 3 से। क्या निकलेगा हमारा 3,60,000। ठीक है ना, ये तो हमारा निकल गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, थैंक यू।